अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस देखेंगे। ठीक है, सेल का बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल विच इज़ न्यूक्लियस विच इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियो भी ज़रूर से देख लेना अगर आप क्लास 9th में और सेल को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर होता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में ब्रेन प्रेजेंट होता है और वो ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल सेंटर होता है ह्यूमन बॉडी का, उसी तरह से सेल का कंट्रोल सेंटर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस की लेबलिंग, न्यूक्लियस का डायग्राम, न्यूक्लियस की डिटेल, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, फंक्शंस, सारी चीज़ें देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, जिसकी वजह से आपका ये न्यूक्लियस का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। अब हम इसकी सबसे पहले फिगर देखेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे लेबलिंग के साथ, और फिर उसके बाद हम इसकी ये डिटेल पर आएंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है उसमें सबसे अंदर जो प्रेजेंट होता है ये होता है न्यूक्लियोलस। ये जो बाहर प्रेजेंट है ये है सेल सैप साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर सैप प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये न्यूक्लियर सैप है। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये जो डेंस बॉडी प्रेजेंट है ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, न्यूक्लियोलस। और अगर आप किसी थ्रेड को लें और इसे फ्लोर पे ऐसे ही छोड़ दें तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा सेम वैसा ही स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो होता है क्रोमैटिन मटेरियल। ये जो है ये क्रोमैटिन मटेरियल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने के लिए जो एनवलप प्रेजेंट होती है दैट इज़ न्यूक्लियर एनवलप। ये जो है ये हमारी न्यूक्लियर एनवलप होती है। अब ये जो न्यूक्लियर एनवलप है इसमें भी मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, ये जो बाहर वाली है जो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है, ये जो बाहर वाली है जो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है ये है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म, ये अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में अंदर की तरफ प्रेजेंट है ये है इनर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो सकती हैं, और अंदर वाली है इनर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में है और अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है इसके बीच में ये जो स्पेस है ये होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, ये होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब हमारे न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जुड़े हुए होते हैं। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। ये स्मूथ दिख रहे हैं तो ये स्मूथ है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे बहुत सारी राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो ये रफ हो जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो राउंड राउंड बॉडीज़ प्रेजेंट हैं ये हैं राइबोसोम्स। क्लियर हो गया? अब ये जो न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं न्यूक्लियर पोर, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो वेस्ट का, सब्सटेंसेस का अंदर आना जाना होता है, अंदर बाहर आना जाना, उसमें हेल्प करते हैं ये न्यूक्लियर पोर। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन मटेरियल, एंड दिस इज आवर न्यूक्लियस एंड दिस इज न्यूक्लियर पोर। क्लियर हो गया? ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। आई होप आपको इसकी लेबलिंग, इसका स्ट्रक्चर सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसकी डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये स्फेरिकल या ओवल शेप का होता है, बिल्कुल राउंड नहीं होता, ओवल शेप में होता है थोड़ा सा। ये डार्कली स्टेन्ड होता है, मीन्स डार्क स्टेन टाइप का। स्टेन मीन्स दाग को बोलते हैं हम स्टेन, लेकिन ये अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये ओवल शेप का है 3D स्ट्रक्चर में, लेकिन ये डार्कली स्टेन्ड है, डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये स्फेरिकल और ओवल शेप का होता है, डार्कली स्टेन्ड है, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। सेल के अंदर जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है वो होता है न्यूक्लियस।
ठीक है। अब ये एनिमल की बात हो रही है, एनिमल सेल की बात हो रही है। प्लांट सेल में जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर वो होता है वैक्यूल। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पोजीशन, सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमारा सेंटर में प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में, और साइड पर प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस साइड पर प्रेजेंट होता है, क्यों? वैक्यूल की वजह से, ठीक है। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल, प्लांट सेल में वैक्यूल का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइड में चला जाते हैं, क्योंकि वैक्यूल बड़ा होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल में जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है वो है वैक्यूल, और एनिमल सेल में जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जनरली 1 न्यूक्लियस पर सेल, ज़्यादातर एक सेल में एक न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है, बट बाईन्यूक्लिएट एंड मल्टीन्यूक्लिएट आर ऑल्सो प्रेजेंट। लेकिन कभी कभी बाईन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकता है सेल। बाईन्यूक्लिएट यानी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होना, मल्टीन्यूक्लिएट यानी बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होना, ठीक है। सेल विदाउट न्यूक्लियस आर ऑल्सो प्रेजेंट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल RBCs, सीव ट्यूब सेल्स ऑफ फ्लोम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। RBCs के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट थी, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। न्यूक्लियर एनवेलप क्या थी? जो न्यूक्लियस की कवरिंग थी, कवर्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कवर कर रही थी। इनर और आउटर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट थी। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम न्यूक्लियर सैप भी कह सकते हैं, जो कि एक विस्कस फ्लूइड है। विस्कस फ्लूइड मीन्स उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो है वो डेंस स्फेरिकल बॉडी है। अब ये जो न्यूक्लियोलस है ये डेंस स्फेरिकल बॉडी है, कंसिस्ट ऑफ DNA, RNA, प्रोटीन एंड एंजाइम्स। ये DNA, RNA, प्रोटीन और एंजाइम्स का बना होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस फॉर्म राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स का फॉर्मेशन भी करता है। राइबोसोम सेल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। राइबोसोम्स क्या करती हैं? प्रोटीन बनाती हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करती हैं, और प्रोटीन तब बनेगा जब राइबोसोम्स बनेंगी, तो राइबोसोम्स को बनाने का काम करता है न्यूक्लियोलस। क्लियर हो गया? अब हम इसकी डिटेल और देखेंगे। यहाँ देखें न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप में आउटर मेम्ब्रेन थी और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस थी और उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे हुए थे, मे बियर सम राइबोसोम्स। अब कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह के थे जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट थी, और कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह के थे जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्मूथ थी जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं थी, और वो न्यूक्लियोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में थी, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पोर अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियर पोर है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है, न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज है उसमें हेल्प करता है ये न्यूक्लियर पोर, ठीक है। न्यूक्लियर पोर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसमें हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, क्रोमैटिन मटेरियल जो कि थ्रेड लाइक होते हैं, इसमें इसको हम क्रोमैटिन नेटवर्क या फिर क्रोमैटिन मटेरियल भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट विद इन द सेल न्यूक्लियस, ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं, और इट कंसिस्ट ऑफ DNA एंड प्रोटीन। क्रोमैटिन नेटवर्क या फिर क्रोमैटिन मटेरियल DNA और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, दैट कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, जो कंडेंस हो जाती हैं, यानी कंडेंस से आप कह सकते हैं कि ये मिल जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, पास पास आ जाती हैं, मिल जाती हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स बनते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। जब सेल डिवाइड करता है तो ये इसके अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है ये कंडेंस करता है और क्रोमोसोम्स बनाता है। क्लियर हो गया? क्रोमैटिन मटेरियल का कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता। जिस तरह से आप धागे को लें और फ्लोर पर डाल दें तो उसका कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से ये जो क्रोमोसोम्स हैं, उसी तरह से क्रोमैटिन नेटवर्क का या फिर क्रोमैटिन मटेरियल का कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता। इस तरह से वो प्रेजेंट होते हैं, इसका कोई शेप नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका डिफाइनाइट शेप होता है और कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स का डिफाइनाइट शेप होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क का डिफाइनाइट शेप नहीं होता। क्रोमैटिन नेटवर्क का डिफाइनाइट शेप नहीं होता है। DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन
इक्वल्स टू क्रोमोसोम्स। डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलते हैं तब क्रोमोसोम्स बनते हैं। यहाँ किसी भी प्रोटीन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर्टिकुलर प्रोटीन दैट इज़ हिस्टोन प्रोटीन की बात हो रही है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए की जो फंक्शनल सेगमेंट है वो जीन है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपके 1 वर्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये आ सकता है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है जीन। जीन जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल मीन्स पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो जाते हैं, सेम पेरेंट्स के जैसे हेयर्स होना, पेरेंट्स के जैसे हेयर होना, पेरेंट की जैसी हाइट होना, पेरेंट के जैसा कलर होना, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो सब डीएनए की वजह से होती हैं, क्योंकि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, ठीक है। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। अब जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि डीएनए की फंक्शनल सेगमेंट जीन होती हैं। तो जब डीएनए से क्रोमोसोम्स बनेंगे, जब डीएनए कंडेंस होगा, क्रोमोसोम्स बनेंगे, तो उस पर जीन्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जो जीन्स हैं वो हेरिडिटरी यूनिट्स होते हैं। जीन्स क्या होते हैं? हेरिडिटरी यूनिट। ये हेरिडिटरी मटेरियल है और उस मटेरियल की यूनिट है जीन्स, हेरिडिटरी यूनिट है जीन्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये व्हीकल्स का काम करते हैं ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। क्रोमोसोम्स होते हैं व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। अब क्रोमोसोम्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं थ्रू गैमीट्स, ठीक है। अब कौन से गैमीट्स? मेल एंड फीमेल गैमीट्स के थ्रू ये क्रोमोसोम्स पास हो जाते हैं। मेल या फिर फीमेल गैमेट्स के थ्रू ये क्रोमोसोम्स पास हो जाते हैं। अब जब क्रोमोसोम्स पास हो रहे हैं तो जीन्स भी पास होंगे। अब जब जीन्स पास हो रहे हैं तो डीएनए भी पास होगा, और जब डीएनए पास होगा तो कैरेक्टर्स भी पास हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जीन। अब ये जो जीन है ये टर्म विल्हेल्म जैनसन ने दिया था। विल्हेल्म जैनसन ने दिया था 1909 में। जीन टर्म विल्हेल्म जैनसन ने दिया था 1909 में, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का, ये छोटी सी इसकी लेबलिंग है, ये भी देख लें हम। ये इसकी शॉर्ट आर्म होती हैं। ऊपर वाली इसकी जो आर्म है ये शॉर्ट आर्म होती हैं, नीचे वाली जो आर्म है ये लॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू द अपर आर्म, ठीक है। ये लॉन्ग आर्म होती हैं। बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, और ये जो ऊपर है ये क्रोमेटेड होती हैं। ये जो होती हैं ये क्रोमेटेड होती हैं, ऊपर वाली शॉर्ट, नीचे वाली लॉन्ग, बीच में सेंट्रोमियर, ठीक है। ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा। ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं और 1 पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 22 पेयर होते हैं ऑटोजोम्स और 1 पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पे फंक्शंस देखेंगे न्यूक्लियस की, ठीक है। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, यानी सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेल एक्टिविटीज़ कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? कंट्रोल सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न को भी कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस फॉर्म्स राइबोसोम्स, यस, न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स बनाती हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन्स, ठीक है। राइबोसोम्स एक सेल ऑर्गेनल है। जब हम सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे तो उसे भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब मैं राइबोसोम्स या फिर और भी सेल ऑर्गेनल्स अपलोड करूँगी, ठीक है। स्टोर हाउस ऑफ जीन्स। जो न्यूक्लियस है वो स्टोर हाउस ऑफ जीन्स होता है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और जो डीएनए होता है वो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं उसमें हेल्प करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, डीएनए वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द लेट 1860s बाय फ्रिडरिच मीशर। डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रिडरिच मीशर ने लेट 1860s में, ठीक है। अब ये जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, आपको याद रखना है, फ्रिडरिच मीशर, ठीक है। डू वाइट ब्लड सेल्स हैव अ न्यूक्लियस? क्या वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है? मैंने आपको बताया था कि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं वीडियोस बनाने में। और कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कोई भी परेशानी हुई हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपको फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स और मोटिवेशनल कोट्स पढ़ना अच्छा लगता है तो उसके लिए ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है और ये मेरा फेसबुक पेज है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।